है। अभी जो संडे को हुआ था उसको अपन दो पार्ट में बांट रहे हैं, आज फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल का टाइप पहचानना है कि उस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, लेकिन तीनों का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था, ऐसे याद करना। एक साइटेक्स ऑफिसर है जिसका नाम है CTO। मैंने आपको कहा था C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, यहाँ टेट्रागोनल और O का मतलब बताया था ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक के अंदर मैंने कहा था इन तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, A बराबर B बराबर C। टेट्रागोनल में दो बराबर, तीसरी बराबर नहीं। और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही भुजाओं की लंबाई आपस में क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। लेकिन अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। ये वाली जो कंडीशंस है उसको हमने कहा था CTO। तो पहला जो दूसरा केस है क्यूबिक में तो आपको पता है तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर, साथ ही साथ एंगल 90 डिग्री का होगा। टेट्रागोनल के अंदर दो भुजा बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी, एंगल वही 90 का रहेगा जैसे कमरा। और ऑर्थोरोम्बिक का उदाहरण माचिस से समझ सकते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, ABC बराबर नहीं है, लेकिन एंगल कितने का है, 90 का ही है, इसीलिए इसका आंसर ये रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था तरीका CTO, रोम्बोहेड्रल, HMT। फिर मैंने कहा था इन तीनों को वापस रिपीट कर लेना, A बराबर B बराबर C, हेक्सागोनल A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C। जो तीसरी कंडीशन है हेक्सागोनल, उसमें आपको पता है दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। साथ ही साथ आपको पता है इसके अंदर दो एंगल कितने के होंगे, 90 के, और तीसरा एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। ये वाली कंडीशन किसकी है, हेक्सागोनल की। लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं, एंगल 90 डिग्री, तो सीधी सी बात है ऑर्थोरोम्बिक। F सेंटर याद कर लीजिए कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक हमने स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट पढ़े थे, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट पढ़े थे। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में हमने शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि पढ़ी थी। शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि दोनों AGVR में मिलती हैं। और साथ ही साथ हमने नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि पढ़ी थी। उसमें बताया था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के अंदर या तो मेटल एक्सिस के अंदर हो जाएगा, मेटल एक्सिस में हो जाएगी। और मेटल एक्सिस में होने का एक तरीका मैंने बताया था, या तो आप बाहर से मेटल डालेंगे या दूसरा तरीका ये होगा कि रेडायन अपने स्थान को छोड़ देगा। याद करो, तो हमने पढ़ा था कि इसको F सेंटर को समझने के लिए हमने पढ़ा था कि जब सोडियम क्लोराइड है उसको हम सोडियम वेपर के साथ हीट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि सोडियम क्लोराइड को जब हम सोडियम वेपर के साथ हीट करते हैं तो ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसके अंदर ये Na+ है और ये Cl- है। तो ये Na+ और Cl- है। इसके अंदर मैंने कहा था सोडियम क्लोराइड को जब आप सोडियम वेपर के साथ गर्म करते हो तो ये जो सोडियम वेपर का Na+ है वो इसकी सतह के ऊपर चिपक जाता है और इसमें से क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन वाली स्पेस को हम F सेंटर कहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। F सेंटर में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैंने आपसे कहा था सोडियम क्लोराइड को जब हम सोडियम वेपर में गर्म करते हैं तो ये पीले रंग का दिखाई देता है F सेंटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण। और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ फ्री रह गया उसके कारण इसकी विद्युत की चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, सही। कि F सेंटर के बारे में क्या बात सही है, F सेंटर जो है उसके कारण आपको पता है कलर्ड इफेक्ट देखने को मिलता है। F सेंटर के कारण क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि F सेंटर में क्या होता है, जो क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा और इस लैटिस पॉइंट पर क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। जिंक सल्फाइड में आपको जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर एटलीस्ट याद होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड 6:6, सीजियम क्लोराइड 8:8 और जिंक सल्फाइड आपको याद होना चाहिए 4:4। याद करेंगे कि जिंक सल्फाइड के अंदर जो क्रिस्टल बनाने का काम करता है
या जो पैकिंग का काम करता है वो सल्फाइड आयन करते हैं, और इसके अंदर जो पैकिंग मिलती है, जो या मैं कहूँ कि इसके अंदर जो यूनिट सेल्स मिलती है वो एफसीसी टाइप की मिलती है। एफसीसी टाइप का मतलब इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4। सल्फाइड आयन, जिंक सल्फाइड के अंदर जो यूनिट सेल होती है वो एफसीसी टाइप की होती है, और जो अवयवी कण जिनको आप स्फीयर मानते हो वो 8 तो घन के कोनों पर और 6 फेस के सेंटर पर रहते हैं। जब मैंने आपसे कहा था एफसीसी टाइप की यूनिट सेल होती है तो इसमें 2 तरह के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जो परमाणु भाग ले रहे हैं परमाणु, उनकी संख्या से क्या होती है? दुगनी। तो इसका मतलब इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे वो कितने बनते हैं? 8। लेकिन जो जिंक प्लस 2 है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं आता, बल्कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आता है? आधे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आता है। इसका मतलब 4 के अंदर जिंक प्लस 2 है और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड खाली पड़े हुए हैं। अब हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का तो वैसे ही पता चल गया कि जिंक प्लस 2 तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो इसका मतलब जिंक प्लस 2 के चारों ओर तो 4 सल्फाइड आयन होंगे। साथ ही साथ मैंने कहा था कि सल्फाइड आयन यहाँ पर एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आपको कहा था कि जो अवयवी कण घन के कोने पर यहाँ होते हैं, इसके चारों ओर मैंने आपसे कहा था 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, जिनमें से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर स्फीयर है, जिंक प्लस 2 है, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर जिंक प्लस 2 है। तो इसका मतलब ये जो सल्फाइड आयन है ये कितने जिंक प्लस 2 से घिरा हुआ है? 4 से। इसीलिए हमने कहा था कि जो जिंक सल्फाइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 4:4 आता है। वापिस याद करेंगे, जिंक सल्फाइड के अंदर हमने बात की थी जो सल्फाइड आयन है वो पैकिंग का काम करते हैं। सल्फाइड आयन यूनिट सेल में पैकिंग का काम कर रहे हैं। यूनिट सेल इसमें एफसीसी टाइप की है। सोचेंगे सल्फाइड जो आयन्स है वो घन के कोनों पर है और साथ ही साथ फेस के सेंटर पर है। इसमें 2 तरह के वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उसके डबल बनते हैं। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ 8 बनेंगे, जिनमें से 4 में जिंक प्लस 2 आयन है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आता है? 4:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, OYW इबल्सन इंपॉर्टेंट चीज है। लगातार पिछली बार आपसे फर्स्ट ग्रेड में इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट पूछे गए हैं। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इमल्सन आप सब जानते हैं, इमल्सन वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। OYW इमल्सन को समझना है तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है मिल्क, दूध OYW है। दूध के अंदर मैक्सिमम 72% तक तो पानी होता है समझने के लिए, और करीबन 27-28% उसमें फैट है। कहने का मतलब पानी, खुद ही सोचेंगे कि पानी है और उसके अंदर क्या है? ऑयल की ड्रॉप है। ऑयल और पानी को आप आपस में नहीं मिला सकते, उनके इंटरफेशियल टेंशन में बहुत इंटरफेशियल जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं जो ऑयल और वाटर को आपस में क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। उन्हें इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। OYW इमल्सन के अंदर 3 इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जो आप सबको पाई जाती, पता है कौन सी प्रोटीन होती है? कैसी होती है? प्रोटीन। साथ ही साथ OYW के अंदर दूसरा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है गम्स, गोंद। और तीसरी चीज OYW इमल्सन्स के अंदर जो तीसरी जो चीज है वो होती है शॉप, साबुन। ऐसे याद करेंगे, प्रोटीन, गम्स, साबुन। OYW टाइप का जो इमल्सन्स होते हैं उनमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाए जाते हैं, मिल्क से याद रहेगा, दूध में प्रोटीन है तो एक तो प्रोटीन होती है, दूसरा गम्स होते हैं, इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर सकते हैं, और तीसरा कौन कर सकते हैं? शॉप। और साबुन भी कौन से होते हैं? जो नेचुरल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? सिंथेटिक भी हो सकते हैं। जो रिमेनिंग बच गए काजल, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल, वसी अम्ल के भारी धातुओं के लवण, वो सब WY इमल्सन के अंदर काम आते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जांपल याद रखें। 3 इसके हो गए तो ऑटोमेटिक दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस इस साल क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जुड़ा है सिलेबस में सॉलिड स्टेट, और पिछली साल इस तरह के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। फाइनली 3 चीजें याद रखनी है। कॉर्नर पर जितने एटम है उनमें 8 का भाग लगा है,
फेस पर जितने एटम हैं उनमें 2 का भाग लगा दें। जो आपके बॉडी में है, बॉडी का मतलब सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे जो है उसमें 1 का ही भाग लगेगा, और जो किनारे पर है उनके अंदर 4 का भाग लगेगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो परमाणुओं का अनुपात होता है वही उनका फॉर्मूला होता है। एक कंपाउंड है, एक क्रिस्टल है जिसमें 2 चीजें हैं, ए और बी। ए घन के कोनों पर आ रहा है और बी फलक के सेंटर पर आ रहा है, तो हमें यौगिक का सूत्र बनाना है। सबसे पहले अपन ए देखते हैं, ए परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ए ये कह रहा है कि घन के कोने पर है और सारे कोनों पर है, तो आप सबको पता है कोनों की कोने पर है और कोनों की संख्या, भाई ये कह रहा है कि जो ए है वो घन के कोनों पर है, और आप सबको पता है घन के कोने कितने हैं, 8। इसका मतलब कोनों पर परमाणुओं की संख्या 8, और उसमें भाग भी कितने का लगेगा, 8 का। इसका मतलब ए परमाणुओं की संख्या तो ए रहेगी। बी कहां रह रहे हैं, फेस पर, सारे फेसेस के सेंटर पर रह रहे हैं। फेस कितने होते हैं, 6, तो सीधी सी बात है फेस पर परमाणुओं की संख्या 6/2, इसका मतलब ये 3 हो गया, तो इसका मतलब बी कितने हैं, 3, तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सन के लिए कौन सी बात सही है बतानी है। तो देखिए जो इमल्सन का टेस्ट होता है वो होता है डाइल्यूशन टेस्ट। OYW और WIO में जो अपन अंतर करते हैं ना, वो डाइल्यूशन टेस्ट होता है। तो पहला पॉइंट ये क्या है कि हम इसका डाइल्यूशन नहीं कर सकते, बल्कि इसका तो टेस्ट ही डाइल्यूशन टेस्ट होता है। इमल्सन्स को आप डाइल्यूट कर सकते हो, कोई भी इमल्सन है, पानी को डाइल्यूट नहीं कर सकते, कर सकते। तो ये कहता है कि कथन, कौन सा कथन इमल्सन के लिए सही है कि इन्हें परिक्षेपण माध्यम द्वारा तनु नहीं किया जा सकता। ये तो गलत है कि अगर आप इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा मिला देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। भाई जैसे सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसमें 2 चीजें हैं, विलेय और विलायक। विलायक को मिला दो तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। ऐसे कोलाइड सॉल्यूशन में आप परिक्षेपण माध्यम को मिला दोगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। तो पहली बात तो सही है ही नहीं। ये कह रहा है कि सब परिक्षेपण माध्यम मिलाने के बावजूद भी आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते, नहीं इमल्सन को हम डाइल्यूट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ब्राउनी मूवमेंट नहीं दिखाता। अब आपको पता है इमल्सी तो कोलाइड ही है, और कोलाइड डिवीजन में तो ब्राउनी मूवमेंट और टिंडल प्रभाव तो देखने को मिलेगा। समझ आ गई? ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। थर्ड पॉइंट है, इन्हें अपकेंद्रण द्वारा हम इनके अवयवी द्रव्यों में तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा होता भी है। आपको पता है जो दूध है उसके अंदर आप फैट बाहर निकालते ही, तो फैट और मिल्क को आपस में क्या कर देते हो, अलग अलग कर देते हो। तो आप इनको क्या करते हो, इनके अलग कर ही देते हो अवयवियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन, एक मिनट वर्ड को चला लेते हैं। लाइव आप वो लाइव क्या ऑनलाइन वाला, ऑन है, ठीक है, ऑन है, ऑन है तो चलो आप नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वर्ण धातु है और सोने का क्रिस्टल है, और उसके अंदर बाकायदा जो यूनिट सेल का टाइप है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यूनिट सेल का जो टाइप है वो उसके अंदर कौन सा है, फेस सेंटर्ड यूनिट है। और साथ ही साथ ये कह रहा है घन एकक सेल की लंबाई, मतलब वो घन के किनारे की लंबाई जो ए है वो बता रहा है 4.07 एंगस्ट्रॉम। तो ये कह रहा है कि स्वर्ण परमाणुओं के मध्य निकटतम दूरी है। इसके अंदर आपको पता है कि ये एफसीसी टाइप की यूनिट सेल है। एफसीसी टाइप की यूनिट सेल के अंदर हमें पता है किस तरह से स्थिति होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोने का क्रिस्टल है, उसके अंदर जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, एफसीसी। तो एफसीसी में तो तुम्हें पता ही है अवयवीकरण कहाँ रहेंगे, 8 तो घन के कोनों पर, और 6 फेस के सेंटर।
अब हमने कहा था एफसीसी के अंदर ये वाला जो गोला है वो मैंने कहा था इसको भी टच करता है, 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 और बताया था ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताई थी √2। आगे एफसीसी के अंदर हमने इस वाली स्ट्रक्चर को इस तरह से बताया था, याद करें ये इस तरह से एक गोला ये ना, दूसरा ये ना, और तीसरा, और हमने कहा था ये आर, ये 2r, और हमने पढ़ा था कि 4r बराबर किसके बराबर है √2। ये यहाँ से यहाँ तक की √2 है। और अगर आपको निकटस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो ये क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है, एक सोने का क्रिस्टल उसने बता दिया कि जो ये ए है, ये 4.07 है, और आपसे कह रहा है कि जो स्वर्ण परमाणुओं के मध्य ये निकटतम दूरी जो मुझे निकालनी है, आपको पता है निकटतम दूरी है √2 का आधा। कहने का मतलब निकटतम जो दूरी है परमाणुओं के बीच में वो ये है। अब आप सबको पता है निकटतम दूरी √2a/2। इसको सॉल्व करने पर a आपको यहाँ पर बाकायदा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4.07 बाय √2 की वैल्यू आपको पता है 1.4 होती है। तो 4.07 में आप √2 का भाग लगाओगे तो ये वैल्यू करीबन 2.81 के आसपास आएगी। अब 2.035 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये भी आपका 2.8 के आसपास आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर दिया गया, वो क्या गया आगे से। अगला क्वेश्चन, अधिशोषण कैसी घटना है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था लास्ट ईयर। आप सबको पता है अधिशोषण क्या है, जैसे गाड़ी के ऊपर मिट्टी जम जाती है, कोई चीज तभी तो जमेगी जब आकर्षण हो, और आकर्षण होने का मतलब ऊष्माक्षेपी करता। तो जो अधिशोषण है उसके लिए हमेशा डेल एच की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। ये बोर्ड में जो मैं लिख रहा हूँ ये भी तो अधिशोषण ही। अगला क्वेश्चन, दो तरह की त्रुटि हमने पढ़ी थी, शॉर्ट की त्रुटि और ट्रायंगल त्रुटि। शॉर्ट की स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि है, नाम से ही पता चल रहा है धनायन और ऋणायन दोनों अपनी जगह को छोड़कर चले जाएंगे, तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, और द्रव्यमान कम हो जाएगा तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम। बीसीसी के अंदर आपसे पूछ रहा है कि प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या, जो बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो आप सबको पता है बीसीसी के अंदर 8 तो घन के कोनों पर और एक बॉडी के सेंटर पर है। जो घन के कोनों पर है n 8/8, तो 8/8 एक परमाणु, और जो बॉडी के सेंटर पर है उसके कारण भी एक परमाणु। इसीलिए बीसीसी के अंदर जो यूनिट सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी निकलेगी, 2। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सॉलिड A+B- जिंक ब्लेंड का मतलब जिंक सल्फाइड जैसा ही है, B- स्फीयर का काम कर रहा है, A+ 25% चतुष्फलकीय अंतराल घेरता है, तो ठोस का सरलतम सूत्र क्या होगा। वैसे भी आप सोच सकते हो B- जालक बनाता है। मान लीजिए B- परमाणुओं की संख्या हुई B- परमाणुओं की संख्या कितनी, B। अब आपको पता है या मैं ये कहूं कि B- टाइप के जो परमाणु है, B- जो आपका जो आपके जालक बना रहा है उसके परमाणुओं की संख्या n होगी, तो ऑटोमेटिक जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 2n होंगे। और 2n के 1/4 में है A+, इसका मतलब ये हो गया n/2 A+। आगे समझो, तो अब अपन से फॉर्मूला पूछ रहा है A+ तो हो गया n/2, और B- क्या हो गया, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो, तो ये तो हो जाएगा 2, सॉरी ये तो n आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो A और ये B, तो फॉर्मूला क्या हो गया, आगे समझो। अगला क्वेश्चन, 2 तरह के अधिशोषण पूछे पड़े थे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण।
लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। भौतिक अधिशोषण में आपको पता है अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में वान डेर वाल फोर्स होता है। गाड़ी पे मिट्टी लगी, हटा दी, वापस चिपक जाती है, वो भौतिक अधिशोषण। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें बॉन्डिंग होती है, वो इरिवर्सिबल होता है। तो रासायनिक अधिशोषण के लिए कौन सी बात सही नहीं है? बिल्कुल सही है पहला कि इरिवर्सिबल होता है। भौतिक अधिशोषण में आपको पता है अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्स है, तो उसके अंदर एनर्जी कम रिलीज होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में तो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए रासायनिक अधिशोषण की जो एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होती है। भौतिक अधिशोषण स्पेसिफिक नहीं होते, लेकिन रासायनिक अधिशोषण स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग हर के बीच में नहीं बनती, बॉन्डिंग हमेशा स्पेसिफिक होती है। और रासायनिक अधिशोषण के लिए न्यून ताप नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि हमें टेम्परेचर इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। इसीलिए अधिशोषण के लिए निम्न ताप नहीं बल्कि उच्च ताप अनुकूलित होता है, बशर्ते कौन सा प्रक्रम हो, रासायनिक अधिशोषण। प्रिमिटिव टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल ए और आर के बीच में संबंध पूछ रहा है। ए और आर के बीच में संबंध आप सबको पता है। प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल होती है उसमें अवयवीकरण हमें पता है इस तरीके से घन के कोने पर होता है। और मैंने आपसे कहा था ये एक्चुअल में इस तरह से होते हैं, इस तरह से। आगे आओ समझ। 2r बराबर है, ये r और a के बीच में संबंध है, तो r बराबर क्या हो गया, a/2। यहाँ क्वेश्चन यही पूछा है कि जो प्रिमिटिव टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल्स होती है उसमें r और a के बीच में क्या संबंध होता है। तो आप सबको पता है जो संबंध है वो r बराबर क्या होता है, a/2। एक घन ठोस दो तत्वों से बना है a और b। ये वही क्वेश्चन वापस आ गया। b घन के कोनों पर है और a परमाणु के केंद्र पर है, तो फॉर्मूला बताना है। a परमाणु के केंद्र पर है, केंद्र का मतलब सेंटर पे, और जो सेंटर पर होता है उसमें कितने का भाग लगता है, एक का। तो सेंटर पर तो एक ही परमाणु होता है, 1/1, इसका मतलब a तो 1 है। b घन के कोनों पर है, कोने पर आपको पता है परमाणु की संख्या 8, हर कोने पर 8/8, इसीलिए फॉर्मूला क्या रहा, ये भी पिछली बार पूछा गया था। वो कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त अवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, उसका उदाहरण क्या है, जिसके अंदर आपको ठोस दिखाई दे। अब जैसे मक्खन है, मक्खन के बीच में है ना, जैसे राजस्थान बोर्ड की बुक अब देखें तो मक्खन, दूध और क्रीम, इन तीनों को इमल्सन में लिखता है। इमल्सन का मतलब दोनों को लिक्विड लिक्विड मानता है। धूल आपको पता है, धूल को समझने के लिए तो सिगरेट का धुआं समझ लो। गैस दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वो परिक्षेपण माध्यम है, तो उसमें तो परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त अवस्था ठोस कण होता है। झाग, कोई बच्चा झाग उड़ाता है तो जो दिखाई देता है वो परिक्षेपण माध्यम है। झाग में आपको बुलबुले दिखाई देते हैं, तो परिक्षेपण माध्यम तो द्रव है और उसमें परिक्षिप्त माध्यम गैस होता है। और जो झावा पत्थर है, ये पूछा जा चुका, झावा पत्थर मैं पहले भी बता चुका, झावा पत्थर स्टोन है, स्टोन होता है, एक तरह स्टोन टाइप है और उसमें गैस भरी रहती है, तो दिखते गैस है, मतलब दिखता है स्टोन टाइप है वो। तो परिक्षेपण माध्यम तो स्टोन है और परिक्षेपण माध्यम तो सॉलिड है और उसमें परिक्षिप्त अवस्था क्या होगी, गैस। पूछा जा चुका है। एक ठोस है, उसमें बीसीसी स्ट्रक्चर है। यदि दो निकटतम परमाणुओं के मध्य दूरी 173 किलोमीटर है तो सेल की भुजा की लंबाई होगी। क्वेश्चन आप सबको याद आ जाना चाहिए तुरंत, बीसीसी देखते ही तुरंत याद आ जाना चाहिए, बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी, बीसीसी के अंदर आपको पता है अवयवीकरण, घन के कोनों पर, और साथ में बॉडी के सेंटर पर, तभी तो नाम है बीसीसी, बॉडी के सेंटर पर। और मैंने कहा था इसके अंदर ये वाली दूरी लेते हैं √3 होती है।
√3a बराबर 4r, ये फॉर्मूला लगता है। आया क्या? हमने इसको ऐसे भी कहा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वाली दूरी है एक ये r 2r 4r बराबर √3 ठीक है। अब मुझे पता है निकटस्थ परमाणुओं के बीच में दूरी है, यानी √3a/2। ये जो दो निकटस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी √3a/2। अब क्या कह रहा है कि √3a/2 दो निकटस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी जो है वो 173 किलोमीटर दे रखी है, यानी √3a/2 बराबर 173 किलोमीटर। और पूछ रहा है सेल मतलब ये पूछ रहा है जो सॉलिड है या जो घन है इसकी भुजा की लंबाई, यानी ये आपसे पूछ रहा है। तो √3a/2 बराबर 173, तो a बराबर 173 × 2 बटे √3, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है। सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 200। आगे नेक्स्ट हार्डी और शूल्स का नियम है। सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कि एंटीमनी सल्फाइड है जो एक तरह का नेगेटिव पोलराइज्ड सॉल्यूशन होता है। पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जैसे ही हम उसके अंदर वैद्युत अपघट्य डालते हैं तो जो विपरीत आयन होते हैं वो इसको स्कंदित कर देते हैं। हार्डी और शूल्स ये कहते हैं कि जो विपरीत आयन है उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी उसको स्कंदित करेगा, यानी ये जो ऋणावेशित आयन है उसको सबसे पहले स्कंदित कौन करेगा? Al+3, फिर Ba+2, फिर Na+ लास्ट। अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है, सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, सीजियम क्लोराइड का 8:8, तो एक ही तरीका है कि आप प्रेशर को बढ़ा दो। प्रेशर को बढ़ाने पर क्या होगा, जो अवयवी कण दूर थे वो कैसे आ जाएंगे पास, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को अगर हम सीजियम क्लोराइड में बदलना चाहते हैं तो इसका तरीका एक ही है कि आप प्रेशर को क्या कर दो? हाई अप्लाई कर दो। ये वाला जो है तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, दो एंगल 90 डिग्री के हैं, तीसरा एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ये वाली जो कंडीशन है, 7 तरह के जो क्रिस्टल हैं उनमें एक हेक्सागोनल में, एक मोनोक्लिनिक में और एक ट्राइक्लिनिक में होती है। तीन जगह ये कंडीशन है, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। हेक्सागोनल की तो आपको पता है दो एंगल 90 के, तीसरा 120। मोनोक्लिनिक के अंदर आपको पता है दो एंगल 90 के, तीसरा एंगल 90 का नहीं। आगे ट्राइक्लिनिक में आपको पता है तीनों ही एंगल भी बराबर नहीं, और कोई भी कितने का भी नहीं है, तो समझ में आ जाएगा इसीलिए इसका आंसर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक परमाणविक पदार्थ लैंग्वेज कुछ भी हो, सीधी सी बात यह है कि तीन तरह की यूनिट सेल है। एक सिंपल टाइप की यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल, और एक फेस सेंटर टाइप की यूनिट सेल, और हर यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो अच्छे से याद हुई होगी, सिंपल टाइप की यूनिट सेल में परमाणु 1, बॉडी सेंटर में 2, और फेस सेंटर में कितने निकलते हैं? अगला एक तत्व है जिसमें BCC स्ट्रक्चर, यूनिट सेल जो है उसकी भुजा की लंबाई 288 पिकोमीटर है, क्रिस्टल की डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, परमाणु का भार पूछ रहा है। क्वेश्चन में यूनिट सेल की डेंसिटी दे रखी है, फॉर्मूला आपको याद है Z × M,
अपॉन एन इंटू 1। हमसे पूछा जा रहा है कि जो क्रिस्टल जिस परमाणु का बना है उसका परमाणुक भार क्या है ग्राम में। आपसे रो दे रखा है 7.2। बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 2। एम फाइंड आउट करना है। एन आवेगराजु संख्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। चूंकि आंसर यहाँ घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो जो ये भुजा की लंबाई है वो भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। 288 पिकोमीटर का मतलब 288 इंटू 10 की घात माइनस 12 मीटर, उसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 288 इंटू 10 की घात माइनस 10 का क्यूब। इसको जैसे ही फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 51.8। आगे अगला क्वेश्चन बता चुके जो एससीपी टाइप की पैकिंग होती है, 3D पैकिंग क्या रहा है। 3D जो पैकिंग हमने पढ़ी थी, एक तो एससीपी पढ़ी थी, एक हमने सीसीपी या एफसीसी पढ़ी थी। और जो एससीपी टाइप की पैकिंग होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने 12 पढ़ा था, और सीसीपी और एफसीसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 12 ही पढ़ा था। वो कौन सा क्रिस्टल है कई बार पूछा जा चुका है जिसमें दोनों तरह की होती है, तो अच्छे से रट गया होगा कि जो AgBr है उसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों तरह की है। फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, बताया था कि फ्रैंकल दोष में जो धनायन है वो अंतराकाशीय स्थानों में आ जाता है। फ्रैंकल दोष सामान्यतः उनके अंदर पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर होता है। फ्रैंकल दोष उनमें पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। जनरली मैंने कहा था कि जो सिल्वर के कंपाउंड है जैसे AgCl, AgBr, AgI और जिंक सल्फाइड, इन सब के अंदर फ्रैंकल दोष मिलेगा। यानी जिसमें 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जिनमें 6:6 या 8:8 हो, उनमें शॉर्ट की त्रुटि मिलती है। जैसे सोडियम क्लोराइड में अपन ने पढ़ा था सीजियम क्लोराइड में AgBr तो दोनों में आता है। लैंग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्र के अनुसार गैस का ताप जब बहुत अधिक हो तो अधिशोषण की मात्रा होगी। पपियों को देखेंगे तो मैंने ये रिलेशन आपको ग्राफ बताया था, थीटा अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में ग्राफ इस तरह से। ये ग्राफ ये बताता है कि जब प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है तो अधिक जो प्रेशर होता है वो अधिशोषण की मात्रा को क्या नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। लेकिन जब प्रेशर कम होता है तो उस समय थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के। और जब आप प्रेशर को बढ़ा देते हो तो उस समय अधिशोषण दाब से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। घर पे जाके देखेंगे AP/1 + AP फॉर्मूला लिखा है होगा, वो लैंग्यूमर अधिशोषण समताप। आज यहाँ तक करेंगे, सर नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा और आपका उधर भी सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। मंडे से फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे।